नमस्कार। आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे बहुत से मुद्दों पर और जिनके केंद्र में हैं बहुत से सवाल। लेकिन वर्तमान सत्ताधीश और वर्तमान सत्ता की बागडोर जिन नुमाइंदों के हाथ में हमने सौंपी है, उन्होंने स्वयं से सवाल कराने पर लगा दी है रोक, लगा दिया है प्रतिबंध। यानी कि जब संसद में सवाल नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र में नागरिकों के इस अधिकार को पहले ही छीन लिया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार पर किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं हैं मौखिक तौर पर, लेकिन लिखित रूप में यह भी दर्ज है हमारे ही संविधान में कि अभिव्यक्ति का अधिकार हो, सवाल का अधिकार हो, यह उसको हमारा संविधान देता है। लेकिन जब सवाल पूछने पर लग जाएं पाबंदियां, तब हमें इस बात पर विचार भी करना होगा और चिंतन भी करना होगा कि सवाल आखिर क्या होते हैं, सवाल कौन पूछता है, सवाल क्यों पूछता है, सवालों के क्या होते हैं परिणाम, और सवाल सुनने वाले और सवाल पूछने वाले कितने होते हैं जिम्मेदार। इन सभी चीज़ों या इन सभी बातों के लिए उसकी भी बात करूँगा। आज करेंगे केवल संसद की ही बात नहीं करेंगे, सांसदों की ही बात नहीं करेंगे, अभिव्यक्ति के अधिकार आर्टिकल 19 की ही बात नहीं करेंगे, हम सवालों की बात करेंगे। सत्ता चाहे वर्तमान की हो या सत्ताधीश वर्तमान के हों, लेकिन हम बात इसकी भी करेंगे कि सवालों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। कि सवाल पूछने के अधिकार को या सवाल पूछना किसी व्यक्ति के माध्यम से राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह की श्रेणी में किस प्रकार आ जाता है। हम करते हैं अपनी बातों को शुरू। जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी वह सभी इसको सुने और प्रतिक्रिया स्वरूप अपने सवाल भी करें, और जो भी जानते समझते हैं अपने अपने स्तर पर वह भी अपना प्रतिरोध दर्ज करें, क्योंकि यह वीडियो केवल कोई संदेश भर नहीं है, यह वीडियो है एक प्रतिरोध वर्तमान सत्ता की कुछ नीतियों, कुछ फैसलों के विरुद्ध में। सवाल पूछे क्यों जाते हैं और सवाल पूछना क्या केवल विपक्ष का काम है, सरकार का काम है, नागरिक का काम है। इस लोकतंत्र में आखिर किसका काम है सवालों को पूछना, इस बात को भी जानना और समझना होगा हमें। क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल केवल आलोचना भर करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, सवाल केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊपर उठा लेने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। और अगला सवाल ये उठता है कि सवाल जिस व्यक्ति, जिस सत्ता, जिस प्रतिनिधि, जिस वर्ग या संगठन से हम कर रहे हैं, उसकी नैतिकता क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और उससे सवाल पूछ कौन रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि सवाल पूछता कौन है और किससे पूछता है, इसका भी महत्व होता है। इतिहास इसका भी गवाह रहा है, क्योंकि सवाल केवल सवाल भर नहीं होते हैं, सवाल उस व्यक्ति, उस वर्ग, उस समुदाय की एक प्रतिक्रिया होते हैं, और ये प्रतिक्रियाएं नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही होती हैं। और लोकतंत्र में यदि रखते हैं विश्वास, तो आपको इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं को करना होगा स्वीकार। क्योंकि लोकतंत्र केवल ये नहीं है कि अपने प्रभावशाली वक्तव्यों को आप सुने, अपनी तारीफ़ों को आप सुने, और जो व्यक्ति आपकी नीतियों पे, आप पर और आपके कार्यवाही पे, आपके कार्यकाल पे, आपके कार्यों पर यदि सवाल या निशान खड़ा कर दे, तो वह व्यक्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता है। अगला सवाल ये उठता है कि आखिर सवाल कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार के सवाल होते हैं, उसकी भी बात करूँगा। सवाल आपके आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनैतिक हो सकते हैं, शिक्षा जगत के शैक्षणिक मुद्दों को लेकर हो सकते हैं, धार्मिक सवाल हो सकते हैं और संवैधानिक सवाल हो सकते हैं। धार्मिक और संवैधानिक सवाल हो सकते हैं, साथ ही साथ व्यापार से संबंधित, व्यापार जगत के, उद्योग जगत के व्यापारिक सवाल होते हैं, और साथ ही साथ अभिव्यक्ति और आज़ादी के सवाल होते हैं। क्योंकि जब बात करी जाती हैं
100 में 70 आदमी, जब तक यहाँ नाशाद है, दिल पर रख कर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है, देश क्या आज़ाद है। और जब इस लोकतंत्र में आज़ादी कहने भर से, जी हाँ, आज़ादी कहने भर से अभी अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का पालन करते हुए कुछ बात कही जाती है, अपने विचारों को रखा जाता है, तो सरकारी नीतियों के तहत संविधान को अपने अनुसार लागू करने वाले लोग व्यक्तियों पर आर्टिकल 124(3) को लागू कर देते हैं। अगर बस नहीं चलता है तो उनके ऊपर NSA लगा देते हैं। तो अभिव्यक्ति के अधिकार को संविधान से या आप हटा दीजिए, और यदि संविधान को मानते हैं तो उस अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार आप लोकतंत्र में लोग अर्थात जनता अर्थात पीपल को दीजिए। जब 14 सितंबर 2020 से संसद का वर्तमान सत्र बैठेगा तो आप देखेंगे कि सांसद और प्राइवेट सांसद जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 14 सांसद, वह सभी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। शून्यकाल को अर्थात 0 आवर्स को हटा दिया गया है। हटाने के कई कारण राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, उन कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल यदि नहीं पूछे जाएंगे तो लोकतंत्र रह पाएगा क्या? और यदि सवाल नहीं करे जाएंगे तो सांसद हमने संसद में किस लिए भेजे हैं? और सत्ताधीश या वर्तमान सत्ता पर आसीन लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, जी हाँ, अहम ब्रह्मास्मि रूप में समझ बैठे हैं, तो उन लोगों को विपक्ष को अपनी सत्ता के समक्ष ताकत को प्रस्तुत भी करना होगा। केवल विपक्ष का काम सवाल पूछना नहीं है, उस विपक्ष का काम इस तानाशाही, इस सन की और ऐसी व्यवस्थाओं वाली सरकार का विरोध भी करना विपक्ष का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, कि जिन नीतियों से समाज के निम्न से निम्न वर्ग को नुकसान होता है, लोगों में भय का वातावरण है, लोग अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी बातों को संसद में उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और विपक्ष के साथ साथ जो लोग सत्ता पर बैठे हैं, यदि उसी पार्टी के कुछ सांसदों को ये भी लगता है कि उनकी सरकार की वर्तमान कोई नीति गलत है, तो सत्ता में बैठे हुए पक्षी दल के लोगों यानी सांसदों को भी सवाल उठाना चाहिए। अगली और बात आती है आलोचना इस सवालों के प्रतिबंध के दौर में कौन करता है, किस प्रकार से करता है, आलोचना करने पर क्या उसको कार्यवाही हो सकती है दंडात्मक, उसकी भी बात करूँगा। लेकिन एक और अगले मुद्दे पर आते हैं कि जब संसद में शून्यकाल नहीं होगा या नहीं, अब तो नहीं होगा, ये तय हो गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, उसकी गाइडलाइंस औपचारिक रूप से जारी भी हो चुकी है, नुकसान क्या हो सकता है? आखिर इस सत्र में किस प्रकार के सवाल पूछे जाने थे या कौन से सवाल हो सकते थे, उनको भी आप मोटे मोटे तौर पर जानिए और समझिए। वर्तमान जो मानसून सत्र 14 सितंबर से लेकर 4 या 6 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें सवाल क्या होने थे, पिछले लगभग 4 से 6 महीनों की परिस्थितियों को लेकर उसमें मजदूरों की स्थिति और मजदूरों के हालात पर सवाल पूछे जाने थे। बातों को नोट करिए और सवालों को चाहे लिखते रहें या ध्यान से सुने। मजदूरों की वर्तमान स्थिति और मजदूरों के हालात पर सवाल पूछे जाने थे, क्योंकि जैसे ही देश में जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगाया गया, इस देश में मजदूर राइट, लेबर लॉ के कानूनों को कई राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है। मैं ये बात भी करता हूँ कि जब आप लेबर लॉ को परिवर्तित करने की बात करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो ये लेबर लॉ एक दिन में नहीं बने हैं। सत्ता पर बैठे हुए लोग इस चीज़ को समझें। लेबर लॉ बनाने के लिए सैकड़ों वर्षों का संघर्ष चला है। इसीलिए इस देश में मजदूर दिवस भी मनाया जाता है और विश्व के कई देशों में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूरों का महत्व भी है, उनका इतिहास भी है, क्योंकि जो भी ये पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अपनी कोठियों में बैठते हैं और झुग्गियों पर साले मूतते हैं,
उनको समझना चाहिए मज़दूरों के महत्व को, लेकिन शायद नहीं समझते हैं। इसीलिए मज़दूरों की स्थिति, लेबर लॉ और मज़दूरों के अधिकार की बात करने वाले लोगों पर उठाए गए कदमों पर यदि संसद में सवाल पूछा जाता तो सत्ता पर बैठे हुए लोगों को जवाब भी देना पड़ता। अगले सवाल क्या पूछे जा सकते थे? कोविड चल रहा है पूरी दुनिया में, भारत बहुत तेज़ी से नंबर 1 भी होने वाला है। आपने मज़दूर को प्रवासी बना दिया। आपने मज़दूर को प्रवासी बना दिया। एक स्थान से हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव में बस जाए, भूखा प्यासा नंगे पैर दौड़ता नहीं, रेंगता हुआ। ऐसे सवालों को इस सत्र में उठाया जाना था जिस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। और जब सवाल है कि आप जब किसी व्यक्ति को अपने ही देश में प्रवासी बना देते हैं, अपने ही देश में गैर जैसा बना देते हैं, ऐसा मजदूर कुछ समय के बाद अपने ही समाज से, अपने ही सत्ताधीश से और अपने समाज के द्वारा चुनी हुई सरकार से इस प्रकार की घृणा, इस प्रकार की नफरत और इस प्रकार का वैमनस्य स्थापित कर लेता है कि वह किस दिशा में जाएगा यह किसी को नहीं पता है। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर जो सत्र में पूछे जाने थे, ऐसे सवालों पर भी रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा वह सवाल थे यातायात के, स्वास्थ्य के और शिक्षा के। यातायात, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण सवाल इस सत्र में पूछे जाने थे। मैं किसी प्रवेश परीक्षा की बात नहीं करूंगा, मैं जिन 3 चीज़ों को मैंने बोला है उसी की बात करूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध के स्वर की। और प्रतिरोध के स्वर को जब सवालों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, लेकिन उन सवालों को भी जब दबा दिया जाता है, तब विरोध करने की कार्यवाही सही कहाँ भेजेंगे? जेल भेजेंगे। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, टॉल्स्टॉय ने भी कहा था और गांधी ने भी कहा था कि जेल अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत स्थान होता है। और यदि इन 3 व्यक्तियों ने इस बात को कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा कि जेल भी भेजा जाएगा। माना मेरे पास फ़ोन नहीं होगा, तकनीक नहीं होगी, लेकिन कलम और कागज़ तो मिलेगा ही, वहाँ से अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार। बेरोजगारी और आर्थिक आतंकवाद का दोनों ही शब्दों को मैं डिफाइन भी करूँगा। अनुराग मेरे भाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर इस देश में पिछले 1.5 से 3 महीनों में करोड़ों लोगों का बेरोजगार गया है। और जब वर्तमान सत्ता पर बैठे हुए लोग प्रधान सेवक कहा करते थे लाल किले की उस प्राचीर से, जो अब गिरवी रख दिया गया है, बेच दिया गया है, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। और 2 करोड़ नौकरियों देने की बात को 2 साल के भीतर ही कहने लगे कि ये लोगों को नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए और इन लोगों को पकोड़ा तलना चाहिए। जनाब, पकोड़े का एकमात्र कारण है एक्ट ऑफ गॉड। और मैं इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं मानता हूँ, ना ही मान सकता हूँ, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है। ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसके निर्माता इस देश में मैं 4 लोगों को करने का, सबसे पहले देश के प्रधान सेवक, उसके बाद देश के गृह मंत्री, उसके बाद देश के वित्त मंत्री और इन सभी लोगों को सलाह मशवरा देने वाला पूरा का पूरा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट। ये चारों स्तंभ हैं किसी भी देश को चलाने के, और यही जिम्मेदार हैं इस देश में बेरोजगारी और इस आर्थिक आतंकवाद के। उसी आर्थिक आतंकवाद का परिणाम है कि 3 दिन पूर्व जो आंकड़े हमारे समक्ष आए हैं जीडीपी के, दुनिया उससे थर्राई हुई है। दुनिया घबराई नहीं है, दुनिया थर्राई हुई है, क्योंकि चीन जैसे मुल्क की जीडीपी भी माइनस में नहीं है, 3.9 है, और भारत की जीडीपी -23.9 हो चुकी है। और सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई भी पक्ष नहीं रखा है। और जो भी न्यूज़ चैनल, किसी न्यूज़ चैनल का नाम लिए बगैर, लेकिन आप समझ जाएंगे कि सरकार की योजनाओं के सकारात्मक पक्ष का कितना बखान करते। एक दिन में यदि उनके पास 30 घंटे होते तो 28 घंटे सरकार की योजनाओं के बखान के पुल बांधते सकारात्मक रूप में। लेकिन सरकार के इस फेलियर पर
बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स शांत हैं। केवल 2 मिनट की खबर चलती है, जीडीपी गई -23.9 पर, उसके आगे चुप हो जाते हैं। आप क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री साक्षात्कार को, जिसमें वह आम कैसे चूसते हैं, इसको लेकर 12 से 20 मिनट तक की क्लिप को दिखाते हैं दिन में 50 बार, तो आप इस आंकड़ों का, इस रिपोर्ट का विश्लेषण क्यों नहीं करते हैं? इस आर्थिक आतंकवाद का वह मैं जानना चाहता हूं। और ऐसे ही सवाल इस सत्र में सांसदों के द्वारा पूछे जाने थे। और जब आर्थिक दृष्टि वाले सवालों को संसद में स्थान नहीं मिलेगा, तब इतिहास के एक महान नायक आदर्श की याद आती है। नाम है विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य कौटिल्य, जो कहता है सुखस्य मूल्यम धर्मा, धर्मस्य मूल्यम अर्था, अर्थस्य मूल्यम राज्या। सुख का मूल धर्म है तो धर्म का मूल अर्थ है। और उसी अर्थशास्त्र में चाणक्य टैक्स के विषय में कहता है और कर के विषय में कहता है। टैक्स और कर दोनों एक ही चीज़ है लगभग, कि सत्ताओं को कितना टैक्स लगाना चाहिए और किस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए उसकी भी बात करता है। इतिहास हमें वहाँ से भी कुछ सिखाता है, लेकिन वर्तमान वित्त मंत्री हो या वर्तमान अर्थशास्त्र के जानकार हो, शायद नहीं जानते हैं कि टैक्स की वैल्यू क्या है। इसीलिए जीएसटी के फेलियर को वह लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सूरत के कपड़ा व्यापारी हों या किसी भी राज्य के व्यापारी हों, जीएसटी की मार से पूरा देश प्रताड़ित है पिछले 3 सालों से। और जुलाई में जब ये लागू हुआ, जुलाई 2017 में, अगस्त 2017 में ही जंतर मंतर पर दिल्ली के हजारों लोगों की भीड़ इस जीएसटी के विरोध में उतर चुकी थी। तब भी सरकार ने उनके स्वरों को दबाने का पूर्णतः प्रयास किया। इस प्रकार के सवाल भी इस लोकतंत्र में आने वाले मॉनसून सत्र में बैठने में परिवर्तन तो 1 मिनट में भी हो सकता है। हमारे पास तो 10 दिन है। सांसद कुछ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विपक्ष की भूमिका जो वर्तमान में इस देश के छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय निभा रहे हैं, पुनः उन्हीं विश्वविद्यालयों के उन्हीं प्रतिनिधि करने वाले और सोशल वर्क करने वाले, एक्टिज्म करने वाले स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी उठानी होगी विपक्ष की। क्योंकि वर्तमान में विपक्ष हो चुका है नपुंसक, विपक्ष को हो गया है पैरालिसिस। इस बात को उन सवाल स्टूडेंट करने वाले, स्टूडेंट क्या सवाल करते और किससे करते, इसको आपको जानना समझना होगा। जब इस देश के शिक्षक, इस देश के विद्यार्थी, इस देश के शोधार्थी, इस देश के वाइस चांसलर, बड़े बड़े वाइस चांसलर, जब वर्तमान जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर घंटों नहीं हफ्तों बात कर सकते हैं एक ही टॉपिक पर अलग अलग मंचों से, तब हमको चिंतित होना पड़ेगा। अब शिक्षा नीति की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वह शिक्षा लेने वाले, उस शिक्षा को देने वाले, उन दोनों ही पक्षों पर बात नहीं करना चाहते हैं। इसको समझना होगा। ऐसे सवाल इस सत्र में तो कर सकते हैं, लेकिन वही शिक्षा नीति वर्तमान में छात्र छात्राओं की मानसिक परेशानियों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। अपने फेसबुक लाइव में, अपने बड़े बड़े मंचों में, बड़े बड़े वेबिनारों में, बड़े बड़े सेमिनारों में, और शिक्षा मंत्री चाहे देश की हो या कुछ राज्य की हो, वे छात्रों की मानसिक प्रताड़नाओं पर एक शब्द ना बोलना चाहते हैं, ना एक ट्वीट करना चाहते हैं, और मिलना तो बहुत दूर की बात है। आर्थिक सवाल हों, शिक्षा के सवाल हों, धार्मिक सवाल हों, जी हाँ धार्मिक सवाल हों, मैं धर्म को उठाना नहीं चाहता था इस वीडियो में, लेकिन धर्म तो आखिर धर्म होता है, धर्म से बड़ा होता है। धर्म का निर्माता रमाशंकर विद्रोही की कविता की यह पंक्तियाँ मैंने इसीलिए बोली कि इस देश में धर्म संविधान को नियंत्रित कर रहा है, और जब धर्म संविधान को नियंत्रित, संविधान को लोकतंत्र नियंत्रित के साथ साथ पाबंदियों के साथ लागू करने के लिए विवश कर दे धर्म, तब हमें कार्ल मार्क्स याद आते हैं, जो कहते हैं धर्म एक अफीम की तरह है। और अफीम से पहले कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच में एक व्यक्ति और याद आता है, जिसका नाम है थॉमस बेब मैकॉले, जिसे कहते हैं टीबी मैकॉले। उससे जब पूछा गया 1864 में कि भारत की शिक्षा नीति में आपने इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर दिया, तब उसने जवाब दिया कि इस देश से आप धर्म को, भाषा को और संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, आप इस देश को अपने अनुसार
रूल कर सकते हैं, रूल करवा सकते हैं। तो उसी नीति को लागू करते रहिए धर्म को इतना हावी कर दिया है वर्तमान नीतियों ने कि लोग भय के आतंक में जी नहीं रहे हैं, रेंगने के लिए मजबूर हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे अभिव्यक्ति के सवालों पर प्रतिबंध को लेकर जो भी मेरे विचार थे वह रखे, आपके समक्ष रखे, और साथ ही संसद में शून्यकाल पर प्रतिबंध लगाया, ये मैं भी जानता हूँ। इस घटना से पूर्व 4 बार और ऐसे पल थे या 4 ऐसी संभावनाएं थी जब संसद में शून्यकाल पर या प्रश्नकाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1961 का युद्ध जब हुआ, एक उस समय शून्यकाल पर रोक लगाई गई थी। 1975 का जब देश में आपातकाल लगा हुआ था और साथ ही साथ 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। तीसरा दौर था इसमें 1976 का उड़ीसा के संदर्भ में, और अगला दौर था इसमें 1977 का जब नागालैंड और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा था। यदि आप उन चारों परिस्थितियों से आज की परिस्थिति को जोड़ रहे हैं, उनको मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, उनको मैं बुद्धिजीवी कहूँगा, उनके अनुसार, उनके शब्दों में। क्योंकि जब देश में ऐसा दौर है कि व्यक्ति परेशान नहीं है, व्यक्ति प्रताड़ित नहीं है, व्यक्ति अपने आप को मानव भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, तब आपने सवाल पूछने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई आपकी मन की बात को यदि डिसलाइक कर दे, लाइक से ज़्यादा, आप कहते हैं कि हम तो कर सकते हैं मन की बात किसी भी पोर्टल से, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, लेकिन जनता ने यदि डिसलाइक कर दिया तो वह देशद्रोही हो जाएगी। तो लगा दीजिए उस पर देशद्रोह का कानून, लगा दीजिए उस पर आरोप, लगा दीजिए एनएससी, क्योंकि आपकी बात को स्वीकार नहीं किया। और एक बीजेपी के आईटी सेल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने क्या ट्वीट किया है परसों शाम को, उनका ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पर है, आप देख सकते हैं। ये जो डिसलाइक करने वाले लोग हैं ये टर्की से लाए गए हैं, नहीं लाए गए हैं मुझे तो ज्ञात नहीं है। शायद उनके पास सूची आ चुकी है बीजेपी आईटी सेल के पास कि जिन्होंने भी डिसलाइक किया है वह सब टर्की से लाए हुए लोग हैं। और यदि आपके प्रधानमंत्री की बात को जनता स्वीकार नहीं करना चाहती है, 2014 में जो गिरिराज सिंह ने कहा था जो प्रधानमंत्री का विरोध करता है उसे पाकिस्तान भेज दो, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा के भेज दो, तो जिन लोगों ने भी डिसलाइक किया है प्रधानमंत्री के मन की बात को, सभी के आईपी एड्रेस को करिए ट्रेस, लगा दीजिए सभी पर 124, लगा दीजिए सभी पर 153C कि आपके प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार नहीं करते। और यदि इतने लोगों पर आपकी क्षमताएं नहीं हैं देशद्रोह का आरोप लगाने की, उन पर अभिव्यक्ति के अधिकार को रोक लगाने की, तो अगले स्टेप के रूप में आप YouTube चैनल जो पीएमओ का है उसके कमेंट सेक्शन को क्यों ब्लॉक कर देते हैं? क्यों कोई भी प्रधानमंत्री के जो पीएमओ का YouTube चैनल है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है? पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड है ये, आप उठा के चैनल देख लीजिए YouTube पीएमओ का, आप उनकी वीडियो को देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा आपका एक तरफा अभिव्यक्ति का अधिकार है कि आपको तो अधिकार है अभिव्यक्ति करने का, लेकिन दूसरे व्यक्ति जब आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपकी नीतियों पर सवाल उठाना चाहते हैं, आपके साथ सहमत नहीं हैं, आपकी नीतियों के परिणामों से वह लोग आहत हैं, जब इस पर सवाल करना चाहते हैं तो वह व्यक्ति अपराधी कैसे हो जाते हैं? वह संस्थाएं राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में कैसे आ जाती हैं? इस देश में 9 साल के बच्चों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप या मामला जब दर्ज होता है तब सवाल करने की हिम्मत विपक्ष को जुटानी पड़ती है। यह इसी लॉकडाउन में हुआ और इसी सरकार के रहते हुआ कि 9 साल के बच्चों ने अपने स्कूल में एक नाटक कर दिया जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी। सरकार ने उस स्कूल के 26 बच्चों पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया। तो समझना चाहिए कि सरकार अपनी तारीफ सुनना चाहती है या केवल तारीफ सुनना चाहती है। और यदि आप अपनी केवल तारीफ को सुनना चाहते हैं तब मुझे इतिहास के एक और व्यक्ति विदुर याद आते हैं, और गांधी और अंबेडकर से अपनी बात का अंत करूंगा। विदुर याद आते हैं, विदुर कहते हैं, और इस बात को बीरबल भी कहते हैं और तेलानी रामन भी कहते हैं कि जो मंत्री परिषद, जो मंत्री, जो वजीर सत्ता से सत्य नहीं बोल सकते हैं, और सत्य चाहे कितना ही कटु हो वह सत्य नहीं बोल सकते हैं, तो उस राज्य और राजा का अंत
निश्चित है इतिहास से हमें सीखना चाहिए। और अम्बेडकर साहब यह भी कहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनके संविधान की आज धज्जियां ही नहीं उड़ाई जा रही हैं, उनके संविधान के विकल्प के रूप में बहुत से धार्मिक ग्रंथ तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बाबा साहिब ने स्वयं किसी धर्म को तवज्जो ही नहीं, किसी भी धर्म की मान्यताओं को संविधान के समकक्ष नहीं रखा था। लेकिन वर्तमान सत्ता पर बैठे हुए लोग एक धर्म विशेष को इतना ज़्यादा महत्व देने लगे हैं कि हमें समझना होगा, क्या हम आज भी धर्म निरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं, हम आज भी क्या पंथ निरपेक्षता को स्वीकारते हैं या नहीं है। कि धर्म की शरण में तो मैं भी जा सकता था, लेकिन धर्म की शरण में तो मैं भी जा सकता था, लेकिन उस धर्म से यदि इस देश के विकास में 1% भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और संवैधानिक परिवर्तन होता तो मैं धर्म को ग्रहण भी करता। गांधी जी इस हद तक बात कहते हैं। तो गांधी, अम्बेडकर, वर्तमान सांसदों के सवाल, वर्तमान स्थिति, जो भी सवाल पूछे जा सकते थे संविधान के संसद में वर्तमान सत्र में, उन सभी सवालों का जिक्र किया। सवाल क्यों पूछे जाते हैं, सवाल करना क्यों ज़रूरी है, सवाल किससे किए जाते हैं, सवाल के जवाब किसको देने हैं और क्यों देने हैं, और सवाल का लोकतंत्र में क्या होता है महत्व, इन सभी मुद्दों पर जितनी मेरी समझ, जितना मेरा अध्ययन था, अपनी बात रखने का प्रयास किया। सवाल लिखें, कभी ना कभी कोई ना कोई आपके सवालों को सुनेगा भी, उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा और जवाब भी मिलेगा आपको। इतिहास अपने किसी भी व्यक्ति के शब्दों को, किसी भी व्यक्ति के लिखे हुए शब्दों को, बोले हुए शब्दों को और किसी भी स्मृति को भूलता नहीं है। सत्ताएं के सवाल में अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।